नंदिनी की दो बहुएं थी, गरिमा और महिमा। दोनों वैसे तो सगी बहनें थी, लेकिन नंदिनी दोनों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया करती थी। क्योंकि जहाँ गरिमा काली थी तो वहीं महिमा दूध की तरह सफेद यानी कि पूरी गोरी चिट्टी थी। और नंदिनी को महिमा बहुत ज्यादा पसंद करती थी। हर जगह सिर्फ उसे ही लेकर जाया करती और जब देखो बस महिमा ही महिमा। और अगर गरिमा की तरफ देख लिया तो उसे धुतकार दिया करती। ऐसे ही एक दिन, अरे महिमा बहू, परसों तैयार हो जाइयो। मेरे दोस्त की बेटी का बेटा हुआ है तो फंक्शन में चलना है। उसने हमें बुलाया है तो तुम मेरे साथ चल लियो। और वो तुझे बैगनी वाली साड़ी दिलाई थी ना, वही पर्पल वाली, वही पहन लियो, अच्छी लगेगी उसमें। पर माँ जी, उसी दिन मेरे दोस्त के घर पर एक छोटा सा फंक्शन है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। वो मेरी स्कूल की दोस्त है। आप जेठानी जी को ले जाइए ना। अरे महिमा, तुझे नहीं जाना तो मत जा, मना कर दे मुझे साफ सीधा। मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कुछ काम होंगे घर में, लेकिन उस काली कलूटी बैगन लूटी को मैं नहीं लेके जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। अरे उसको लेके जाने से अच्छा ना मैं घर पे बैठ जाऊं, एक कमरे में रह लूं। अगर मैं उसको गलती से भी कहीं पे भी ले गई और वहाँ पर अंधेरा हुआ, वो तो मुझे मिलती ही नहीं है। इस वजह से मुझे उसको ले जाना पसंद नहीं है। माँ जी, आप भूल रही हैं कि वो मेरे जेठानी के साथ साथ सगी बहन भी है। आप उनके बारे में ऐसा बोलती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए कोशिश किया कीजिए कि मेरी बहन के बारे में आप इस तरह की बातें ना करें। शुरू में महिमा को अपनी बहन गरिमा की बुराई होते देख बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे महिमा को भी मजा आने लगा था, क्योंकि नंदिनी उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी और घर का सारा काम गरिमा को अकेले करना पड़ता। एक दिन गरिमा खाना बना रही होती है और महिमा आकर कहती है, जेठानी जी, सारा खाना बनाकर अच्छे से बर्तन मांज देना और रसोई भी साफ कर देना। मैं माँ जी के सर में तेल लगाने जा रही हूँ। पर महिमा, यहाँ काम बहुत पड़ा है और अगर मैंने इसे अकेले किया तो मुझे 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करवा देती तो कितनी आसानी हो जाती ना, काम जल्दी भी खत्म हो जाता और हम दोनों बहनें जल्दी फ्री भी हो जाती। तुम तो जानती हो जेठानी जी, माँ जी को पसंद नहीं है कि मैं रसोई का कोई भी काम करूँ या मेरे गोरे गोरे हाथों में किसी भी तरह की कोई भी मैल लगे। तो वैसे मैं तो करवा देती, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, लेकिन बाद में अगर माँ जी आपको कुछ कहती हैं तो मुझे मत कहना। और सच कहूँ तो जब माँ जी तुम्हें कुछ भी बोलती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर तुम हो तो मेरी बहन ही ना। ठीक है, आखिर तुम मेरी भलाई के लिए ही कह रही हो। तुम चली जाओ, मैं सारा काम धीरे धीरे खुद ही कर लूंगी। गरिमा ने ये बोला और महिमा वहाँ से चली गई और जाकर अपने कमरे में सो गई। गरिमा को तेज बुखार था, फिर भी उसने अकेले पूरी रसोई में काम किया। महिमा भी अपनी सगी बहन से सारे काम करवाया करती और उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया करती जैसा उसकी सास करती। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो ये कैसी दाल बनाई है जेठानी जी आपने? ऐसा लग रहा है कि दाल के नाम पर ना आपने मजाक कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि गलती से दाल गिर गई है इसमें। पानी अलग और दाल अलग है और नमक भी इतना ज्यादा है कि जुबान जल गई खाते ही। अब वो दाल खत्म हो रही थी तो जैसी बन सकी मैंने बना दी। अभी कुछ दिनों में घर में राशन आ जाएगा ना, तब मैं अच्छी सी दाल बना दूंगी। लो, कर लो बात। मैंने कौन सा गलत कह दिया? जो भी कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। अरे ये तो मेरी माँ का कहना था कि दोनों बहनें आएंगी तो एक ही घर से आएंगी, वरना किसी की शादी नहीं होगी। एक तो तेरी बहन इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा गोरी चिट्टी है ना, बस पूछो मत। और एक तू तो कल्लो लगती है, कल्लो। अरे तुझे भैंस के बगल में खड़ा कर दिया जाए ना तो भैंस भी अपने मन में ये कहेगी कि मुझसे काले किसी ने देखा है। लोग कहेंगे नहीं तो भैंस कहेगी अपने मन में कि ये देखो, मेरे से भी ज्यादा काली है ये तो। तुझे ना पता नहीं है कि तू कितनी ज्यादा काली है। अरे नंदिनी, बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो खा लो ना, क्यों बेकार में उसकी बुराई कर रही हो? अरे इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है वो कि खाकर ऐसा लगता है कि क्या बताऊं कैसा लगता है। मुझे मेरी मरी हुई माँ की याद आती है, उनके हाथों में भी ऐसा ही स्वाद था।
और ये बना कर दे रही है तो खा भी रही हो और कमी भी निकाल रही हो। अगर ये बनाना छोड़ देना तो तुम्हारी छोटी बहू क्या बनाकर खिलाएगी? बोलो छोटी बहू, खिलाओगी? अब मुंह क्यों बना रही हो? बताओ, खिलाओगी? हाँ माँ, गरिमा घर का सारा काम अकेले करती है और रसोई का सारा खाना भी वो खुद ही बनाती है। तब तो आपकी ये प्यारी सी बहू महिमा उसकी मदद नहीं करती, और जब जब खाने की बारी आती है तो उसकी कमियां निकालती है। अगर इतना ही शौक है ना अच्छा खाना खाने का और इतना ही स्वाद पता है तो उसे बोलो ना खुद जाके बना लिया करे। अगर बना नहीं सकती तो गरिमा की मदद ही करवा दे। लो भाई, आ गया जोरू का गुलाम उठकर बोलने के लिए उसके हक में। अरे घर का काम करती है तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया हम पर। अरे घर का काम इसको करना ही है। घर का ध्यान रखेगी, अच्छे से रखेगी तो इसी की जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी है। बीवी इसी के लिए तो बना के लेके आए इसको। और रही बात छोटी बहू की, वो मेरे सर की मालिश करती है, मेरे हाथ पैरों की मालिश करती है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान रखती है। उसके बदले में तेरी बीवी ने घर संभाल लिया तो क्या हो गया? जो इतनी बड़ी बात तू इतना बोल रहा है मेरे से तो आज तक जुबान नहीं लड़ाई तूने। बीवी आ गई तो बोलने लग गया। पर माँ, हम भी जानते हैं महिमा किसी काम की नहीं है। परसों मैंने उसको बोला चाय बनाने के लिए, वो मेरे से बोली कि चाय में कितनी सीटी लगाऊं। अरे माँ, जिस औरत को चाय बनानी नहीं आती वो घर क्या संभालेगी? अपने पति की बात सुनकर महिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, सीटी कितनी लगती है ना चाय में, ये तो मैं आपको बताऊंगी। रात को कमरे में तो आइए। अरे बाप रे बाप, आज ये मुझे मार ही डालेगी। डार्लिंग, तुम तो चाय बहुत अच्छी बनाती हो। चाय में तो 3 सीटी लगाई जाती है। गर्म माहौल में दीपक ने अपनी बातों से ठंडा कर दिया था और सभी लोग दीपक की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन दीपक और प्रवीण अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आते हैं और सभी का मुंह मीठा करवाते हुए कहते हैं, माँ, आप ये मिठाई खाओ। लेकिन बेटा, तू आज हमें मिठाई क्यों खिला रहा है? क्योंकि अब आपके दोनों बेटे अपने काम को उस मुकाम पे पहुंचा रहे हैं जो आपका सपना था माँ। इतने सालों से दिन रात हमने मेहनत की और अब हमारी मेहनत सफल हो गई है माँ। अब हम आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो। भगवान तुम्हें सारी की सारी खुशियाँ ना तुम्हारी झोली में डाले। यूं ही तुम दिन दुगनी और रात चौगनी करो। सच कहूँ, मुझे ना वैसे ना कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तुम थोड़ा विस्तार से समझाओगे ना तो मुझे समझ आ जाएगा। और हाँ माँ, आपको पता है हमारी कंपनी को ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अब हम ना बहुत अमीर हो जाएंगे। और पता है आपको, और यही नहीं, उन्होंने 10 लाख रुपए दिया हमें एडवांस के तौर पे। पर मैं सोच रहा था माँ, हम इन पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि कल को हमें कोई फायदा हो जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम दीपक। इन पैसों को कहीं ना कहीं तो लगाना ही होगा जिससे हमारा फायदा हो जाए। लेकिन पैसे को कहाँ लगाना चाहिए ये भी तो पता चले। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी महिमा बीच में बोलती है, माँ जी, क्यों ना हम इन पैसों से ब्यूटी पार्लर खोल लें। और वैसे भी आप तो जानती हैं मैं इतनी गोरी हूँ, आधे लोग तो मुझे देख कर ही आएंगे यहाँ पर मेकअप करवाने के लिए। तो वह ब्यूटी पार्लर चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हाँ, महिमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे ना तो खूब अच्छा चलेगा। लो भाई, कर लो बात। काम चोरी का एक और बहाना ढूंढ लिया इस मैडम ने। अरे तुझे ये काम इसलिए करने के लिए कहा है ना ताकि तुझे घर का काम ना करना पड़े, घर के कामों को हाथ ना लगाए तू। अरे पहली बात, तुझ जैसी काली कलूटी के पास ना कौन मेकअप करवाने आएगा? मुझे तो हंसी आ रही ये सोचकर। ये सुनकर गरिमा उदास हो जाती है। वहीं प्रवीण ये सब कुछ सुनकर अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या दिक्कत है आपको? हमेशा इसके कालेपन को लेकर इसे ताना क्यों मारती हो आप? माँ, वो मेरी पत्नी है। हाँ, मैं मानता हूँ काली है, तो क्या हो गया? क्या हो गया माँ? ये भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान कृष्ण भी काले थे, राम जी भी काले थे, शिव जी भी काले हैं माँ। उनको तो आप कभी नहीं कहती ये सब, तो मेरी पत्नी को क्यों कह रही हो? माँ, जब भगवान काले होते हैं तो भी हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इंसान जब काला होता है तो हम क्यों उसका मजाक बनाते हैं? और मैं आपको बता दूं, कभी भी मैं अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लेता। वो तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो भी एक इंसान है। किसी को ताना देना है ना माँ, तो उतना ही दिया करो जितना खुद सह सको। अगर इसकी जगह आप होती या आपकी बेटी होती और वो ऐसी होती तो क्या करती आप? क्या छोड़ देती उसे? हाँ, मजाक बनाती उसका?
नहीं माँ, तब आप पूरी दुनिया से लड़ती और उसका साइड लेती। आप क्यों इसका साइड लोगी? मैं तो भूल ही गया, आपकी तो ये बहू है ना, बहू की साइड कौन लेता है? आपको तो सुंदर बहू चाहिए, जो कि महिमा है। इसका क्या है, ये तो काली है। हाँ, और माँ, इंसान की ना सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत में ना कुछ नहीं रखा है। अरे तू तो अपनी बीवी के काले रूप पे तो इतना फिदा हो चुका है, इतना फिदा हो चुका है कि अपने माँ से फालतू बोल रहा है, जुबान लड़ा रहा है। अपनी बीवी की इतनी तारीफें कर रहा है, इतनी तारीफें कर रहा है, जैसे इस करंजली ने ना तेरे पे ना जादू कर दिया हो। पता नहीं तू मेरा बेटा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे तो आजकल। प्रवीण को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हमें जो फायदा हुआ है हम उससे 2 पार्लर की दुकान खोलते हैं। एक जो तुम्हारी पत्नी महिमा चलाएगी और दूसरी जो मेरी पत्नी गरिमा चलाएगी, और लास्ट में हम देखेंगे किसका चलता है। जिसकी दुकान चलेगी वो दुकान चलाएगा और जिसकी नहीं चलेगी वो दुकान बंद करके घर का काम करेगा। ये तो बहुत अच्छा तरीका है भैया। अब हमको पता चलेगा कि गोरी वर्सेस काली बहू में कौन ज्यादा गुणवान है। देख लेना, अब मैं भी ना पार्लर की दुकान अच्छे से चला कर ही रहूंगी, अपनी सास का नाम रोशन करूंगी। अब काली और गोरी बहू की जंग तो छिड़ ही चुकी है, तो यही सही। अब देखना, मेरी दुकान चलेगी और दीदी की दुकान जाएगी किराए पर। इसके बाद अब गोरी वर्सेस काली बहू का अलग अलग पार्लर खोल दिया जाता है, जिसमें तरह तरह के ग्राहक अपनी अपनी सर्विस लेने के लिए आते हैं। महिमा के पार्लर में आईब्रो बनवाने के लिए एक औरत आती है। महिमा जी, जैसी आपकी आईब्रो है मेरी भी ठीक वैसे ही आईब्रो बना दीजिए, ताकि मेरा पति मुझे देखकर दीवाना हो जाए, क्योंकि उनको मेरी आंखें बहुत पसंद हैं। लेकिन आईब्रो के कारण मेरी आंखें अच्छी नहीं लगती अब। ठीक है बहन जी, आप बैठिए, मैं अभी आपकी बढ़िया सी आईब्रो बना देती हूँ, जिसके बाद आप खुश हो जाएंगी। अब महिमा उस औरत की आईब्रो बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आईब्रो बनाती उसे छींक आ जाती। वो आईब्रो को हल्का सा उड़ा देती है और डर जाती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने? एक औरत होके एक औरत की आईब्रो उड़ा दी मैंने। अब इसे उगने में तो महीनों लग जाएंगे। अब इसके हाथों मुझे कौन बचाएगा? अब तो लगता है मेरी बैंड बज के ही रहेगी। महिमा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो गरिमा के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो औरत आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अब गरिमा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसके आईब्रो को छोटा छोटा करके ठीक कर देती है। एक बार आप आंखें खोलकर देखिए, आपकी आईब्रो बहुत सुंदर लग रही है। औरत जैसे ही आंख खोलकर देखती है तो उसे उसकी आईब्रो बहुत सुंदर लगती है, जिस पर उसने कहा, अरे वाह, आपने तो मेरी आईब्रो बहुत ही सुंदर बनाई है। आप तो वही है जिसने सामने ही ब्यूटी पार्लर खोला है। लेकिन मैं आपके ब्यूटी पार्लर इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैंने आपको देख लिया था और आपके रंग रूप को देखकर मैंने आपको आंका था। उस औरत की बात सुनकर कहीं न कहीं महिमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूर खड़ी नंदिनी भी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी गरिमा उस औरत को जवाब देते हुए कहती है, यही तो, अरे आप तो फिर भी अनजाने, मुझे तो मेरे अपने भी मेरे रंग रूप को लेकर भेदभाव करते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा पार्लर कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। मेरे हाथ में जितनी भी कला है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। हर कोई मेरा रंग रूप ही देखता है। गरिमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और नंदिनी और महिमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ दिनों के बाद प्रवीण और दीपक सभी लोगों से पूछते हैं, तो बताइए माँ, किसका पार्लर बंद करना चाहोगी आप, गोरी बहू का या काली बहू का? और आखिर जीत हुई तो हुई किसकी? सुनिए जी, आप मेरा पार्लर बंद करवा दीजिए। वैसे भी मेरे पार्लर में बहुत कम लोग आते हैं। हर कोई मेरे रंग रूप को देखकर ऐसा सोचता है कि मैं उन्हें कभी सुंदर बना ही नहीं सकती। आप लोग मेरा पार्लर बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं भले ही सुंदर हूँ, लेकिन जब कोई मेरे पार्लर में आता है तो मैं उसे अच्छी सर्विस नहीं दे पाती हूँ। मैं उसे सुंदर बनाने के बजाय और भी बदसूरत बना देती हूँ। ये गुण मुझ में नहीं है, ये गुण सिर्फ गरिमा दीदी में है। हम तुम दोनों का एक पार्लर खुलवा देंगे, लेकिन उस पार्लर को चलाएगी गरिमा और महिमा घर संभाल लेगी और क्या करेगी। पहली बार नंदिनी को अपनी तरफ से बोलते हुए देखकर गरिमा को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अब सब लोग ऐसा ही करते हैं। गरिमा अपने साथ नंदिनी का आशीर्वाद भी लेकर पार्लर को अच्छे से चलाने लगती है, पर पार्लर चलाने के साथ साथ वो घर को भी अच्छे से संभाल लेती है। बात एक रोज की है, जब शोलापुर से एक दंपति सामान लिए अपने गांव की ओर जा रहे होते हैं, तो काफी तेज से चलते हुए उन्हें भूख लग जाती है।
तभी चलते चलते मंजू बीच रास्ते में ही रुक जाती है। अरे भाग्यवान, तुम रुक क्यों गई? क्योंकि मुझ में ताकत नहीं है अब और चलने की। भूख लगी है मुझे और जोर से प्यास भी। थोड़ी देर में जब घर पहुंच जाएंगे तो भूख प्यास दोनों मिटा लेना। अभी चलो, फुर्ती दिखाओ थोड़ी। अरे सुबह से बिना कुछ खाए पिए ही निकल गए थे और अभी तो घर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। मुझसे खाली पेट अब और नहीं चला जाएगा। इन औरतों के नखरे झेल पाना तो बड़ी मुश्किल बात है। मंजू अब एक कदम भी बढ़ाने को राजी नहीं थी तो उमेश अपनी नजर गांव में इधर उधर दौड़ाता है तो कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है जहां से लोग आ जा रहे थे। उमेश अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचता है और उस झोपड़ी नुमा ढाबे को सभी पुरानी रसोई के नाम से जानते थे, जिसकी जर्जर हालत देखकर मंजू मुंह बनाती है। अजी, ये किस बाबा आदम के जमाने की पुरानी रसोई में ले आए हो? यहाँ खाना नसीब भी होगा या नहीं? अब आसपास में तो यही पुरानी रसोई दिखाई पड़ रही है, इसलिए जो मिले खा लेना, उसमें नखरे मत दिखाना। ठीक है, पहले खाना मंगवाओ तो सही। दोनों पुरानी रसोई ढाबे में जाकर बैठ जाते हैं। उमेश की आवाज लगाने पर एक 50 वर्षीय बुढ़िया रसोई से निकल कर आती है और उन्हें एक पर्चा पकड़ा कर कहती है, बताओ क्या खाओगी बेटा? जितना इस पर्चे पर लिखा है उतने का आधा भी इस रसोई में मिलता भी होगा अम्मा। मेरी रसोई में सब मिलता है, तुम बताओ क्या खाना है? अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर एक काम करो, 1 प्लेट डोसा और 1 प्लेट कड़ी चावल ले आओ। ठीक है, बस अभी लाती हूँ। मंगलू, ओ मंगलू, जरा पानी ले आ। बुढ़िया खाना लेने चली जाती है तो वहीं बौना कद का मंगलू उनके लिए पानी लेकर आता है, जिसे पीकर दोनों पति पत्नी अपनी प्यास बुझाते हैं और कुछ ही देर में बुढ़िया उनके लिए गर्मा गर्म डोसा और कढ़ी चावल लेकर आती है, जिसकी खुशबू से ही दोनों का जी ललचाने लगता है। दोनों खाना खाते हैं तो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी उमेश डकार लेकर कहता है, वाह वाह अम्मा जी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो आप। बिल्कुल सही, आपकी पुरानी रसोई के खाने में तो नया स्वाद है। मेरा पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सुनकर अच्छा लगा, दोबारा जरूर आना खाना खाने। मंगलू, जरा इनके लिए बिल तो बना दे। बोना मंगलू दोनों को खाने के पैसे बता देता है और पैसे चुकाकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। शोलापुर गांव में पिछले 1 साल से बुढ़िया अपनी पुरानी रसोई चला रही थी। दोपहर का समय छोड़कर हर समय उसकी रसोई में खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती। पुरानी रसोई में काम करने वाला बोना मंगलू गूंगा था, जिसे बुढ़िया ने अपनी रसोई में काम पर रखकर सहारा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन कुछ गुंडे बुढ़िया की रसोई में उससे हफ्ता वसूल करने आते हैं। वहाँ बैठे ग्राहकों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उन गुंडों का सामना कर सके, इसलिए बेचारी बुढ़िया को मजबूरी में गुंडों को पैसे देने ही पड़ते हैं। तब जाकर वो गुंडे वहाँ से जाते हैं। अम्मा, ठीक किया तुमने जो उसे पैसे देकर रफा दफा कर दिया, नहीं तो वो तुम्हारी पुरानी रसोई को तहस नहस कर देता। मैं बुढ़िया तो मजबूर हूँ बेटी, लेकिन मेरी रसोई में खाना खाने आए इतने लोगों में से किसी एक ने भी उस गुंडे को समझाने की कोशिश नहीं की। ये देखकर बहुत दुख हुआ। अरे अम्मा, उन हट्टे कट्टे गुंडों का सामना करने की ताकत भला किस माई के लाल में होगी, और वैसे भी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा देने से अगर उनसे पीछा छूटता है तो भला क्या ही बुराई है। अब ये बातें छोड़ो और 1 प्लेट छोले चावल लगा दो मेरे लिए। उस औरत की ये बात सुनकर बुढ़िया को इस कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दिन गुजरते हैं और एक रोज बुढ़िया अपनी रसोई में बैठी सब्जी काट रही होती है। तभी वहाँ कुछ डाकू हथियार लेकर हमला कर देते हैं और वहाँ खाना खाने आए सभी लोगों को बंदूक की नोक पर लूटते हैं। जिसके बाद डाकू बंदूक लिए बुढ़िया की ओर बढ़ रहा होता है तो बोना मंगलू उसके सामने आकर उसे धक्का देने लगता है। ए बुढ़िया, तूने अपनी सुरक्षा के लिए इस बोने को रखा हुआ है क्या? बंगलू,
अरे क्यों इस बेचारे को मारते हो? और यहाँ तुम्हें लूटने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। क्यों झूठ कह रही है बुढ़िया? सुना है तेरी रसोई में बहुत ग्राहक आते, चल जल्दी से पैसे ला और जितना भी कीमती सामान है वो भी दे दे। एक काम कर, सामने लाके रख दे, वरना अपने साथियों से कह के इन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, थोड़े बहुत जो थे उनसे मैं राशन का सामान लाती हूँ ताकि खाना बना सकूं। मेरे लिए ये पुरानी रसोई और इसका खाना ही कीमती है। डाकू गुज्जर गुस्से में आगे बढ़ता है तो उसे बनते हुए खाने की खुशबू आती है। साथ ही उसके पेट में भी भूख के मारे गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है। लगता है ये बुढ़िया सच में कंगाल है, लेकिन इसके बनाए हुए खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा, कुछ ना सही तो मुफ्त का खाना ही खा लो। ए बुढ़िया, तेरी रसोई में जो कुछ भी बन रहा है ना, परोस दे उसे हमें जल्दी जल्दी से। कुछ ना मिला तो कोई बात नहीं, खाना तो है ना। हाँ अम्मा, खिला दो इन्हें, वरना ये लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। बुढ़िया डाकू की बात मानकर उसे और उसके साथियों को खाना परोसती है और खाना थाली में आते ही डाकू और उसके साथी खाने पर टूट पड़ते हैं, जिसका फायदा उठाकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और मंगलू उनकी बंदूक उठाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें भगा सके, लेकिन बंदूक उठाते ही वो बेचारा गिर जाता है। बुढ़िया उन्हें खाने पर खाना परोसती रहती है। लगता है आज पेट भर के खाना खाया। बुढ़िया, सच में तेरी रसोई का खाना तो लाजवाब है, इसलिए आपसे तेरी पुरानी रसोई में हम खाना खाने आते रहेंगे। तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और वो सभी डाकू जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब जाकर बुढ़िया चैन की सांस लेती है। अब बीतते समय के साथ वो डाकू कभी भी बुढ़िया की पुरानी रसोई में आ जाया करते और मुफ्त का खाना खाते, साथ ही गांव में लूटपाट भी करते। अब डाकुओं के डर से गांव के लोग पुरानी रसोई पर आना बंद कर देते हैं, जिससे बुढ़िया की पुरानी रसोई में खाना बनाने के लिए पैसों की तंगी होने लगती है और गांव वाले भी आए दिन गांव में होने वाली लूटपाट से परेशान हो जाते हैं। तो सभी इकट्ठा होकर बुढ़िया के पास आते हैं। देखो अम्मा, तुम उन डाकुओं को मुफ्त में खाना खिलाना बंद कर दो। वो जब भी यहाँ आते हैं गांव में लूट मचाते हैं। मैं भी तो इसी मुसीबत की मारी हूँ। कई दफा मैंने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन उन डाकुओं के आने का कोई ठिकाना नहीं होता जो वो पुलिस के पकड़ में आए। देखो अम्मा, कुछ तो करना ही होगा, वरना इन डाकुओं के कारण कोई ना कोई गरीब जरूर मर जाएगा। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या करे कि वो गांव वालों और अपनी परेशानियों को दूर कर सके। उस दिन बुढ़िया को पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन वो अपनी रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। शाम के समय डाकू वहाँ आते हैं तो पकवान देखकर उनकी आंखें चमक जाती है। उस समय इक्का दुक्का ग्राहक भी वहाँ खाना खा रहे थे। तभी बुढ़िया उन्हें खाना परोसती है। अरे देख क्या रहे हो साथियों, खाना शुरू करो। आराम से बेटा, खाना गरम है, कहीं मुंह न जल जाए। डाकू बुढ़िया की बातों पर ध्यान न देती हुई मजे से खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के कुछ ही देर बाद वहाँ आए ग्राहक और सभी डाकू बेहोश हो जाते हैं और अब डाकुओं की आंख खुलती है तो वो खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? बुढ़िया, तूने ये सही नहीं किया, ये सब तेरा किया धरा है ना? अब ये डाकू बहुत मुश्किल से सलाखों के पीछे आए हैं, इसीलिए कोशिश करना कि अब ये कभी बाहर ना आ पाए। पुलिस बुढ़िया का धन्यवाद करती है क्योंकि उसने ही खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर डाकुओं को जेल भिजवाया, जिससे गांव वालों की मुसीबत का समाधान भी हो जाता है और उसकी पुरानी रसोई फिर से पहले की तरह चलने लगती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।